डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे आर अगोर की बुक से एक नया सब्जेक्ट जो कि है इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये काफी आसान और स्कोरिंग सब्जेक्ट है और स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा वेटेज रहता है इसका। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है कि प्लांट ग्रोथ के लिए जो यूजफुल सॉइल मॉइस्चर होता है वो कौन सा है। तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर होता है वो तीन टाइप से स्टोर होता है। एक बड़े बड़े पोर्स में वाटर स्टोर होता है, उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल वाटर। इसके बाद कुछ छोटे पोर्स होते हैं, उसमें जो वाटर स्टोर होता है उसको बोला जाता है कैपिलरी वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बड़े पोर्स में है और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण ये ड्रेन आउट हो जाता है। छोटे पोर्स में जो वाटर है उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन कैपिलरी फोर्सेस के कारण ये यहाँ पे हेल्ड है और ये कैपिलरी वाटर होता है, ये प्लांट्स के लिए यूजफुल होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाता है, वो यूजफुल नहीं है, अवेलेबल नहीं रहेगा, वो कैपिलरी वाटर यूजफुल है। उसके अलावा एक थर्ड टाइप ऑफ वाटर होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो कि सॉइल के पार्टिकल्स के अराउंड एज ए थिन लेयर स्टोर होता है। इस वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव प्रेशर, सक्शन प्रेशर अप्लाई करना होता है, जो कि प्लांट्स की रूट है वो नहीं कर पाती। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है उसको प्लांट्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। ग्रेविटेशनल वाटर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण ड्रेन आउट हो गया है। अगर सैंडी टाइप की सोइल है तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, थोड़ी सी अगर फाइन सोइल है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। कैपिलरी वाटर है ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल रहेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड में पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से। ए में बोला है ग्रेविटेशनल वाटर इज हार्मफुल टू क्रॉप। तो ग्रेविटेशनल वाटर एक वाटर ही है, वो हार्मफुल नहीं है क्रॉप्स के लिए, बट वो रिटेन नहीं हो पाता वहां पे लॉन्ग टर्म तक। तो ए गलत हो गया। बी में बोला है कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो सोइल मॉलिक्यूल से केमिकल बॉन्ड से अटैच होता है, तो केमिकल बॉन्ड से अटैच नहीं होता है। सी में गिवन है कैपिलरी मॉइस्चर है ये हेल्ड होता है सोइल पोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी बाय सरफेस टेंशन। तो जो कैपिलरी फोर्सेज होते हैं वो सरफेस टेंसाइल फोर्सेज ही होते हैं और ये पानी है, ये प्लांट्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में पूछा है कि फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल किस पे डिपेंड करेगा। तो कैपिलरी टेंसाइल जो फोर्सेज है सॉइल के उस पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ के साथ ये पोरोसिटी पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि वाटर जो स्टोर हो रहा है ये तो सॉइल के पोर्स में स्टोर हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये पोरोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में पूछा है कि यूजफुल मॉइस्चर जो सॉइल में प्लांट्स के लिए होगा वो कौन सा होगा। तो वो पॉइंट जब सारा ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन आउट हो चुका है और कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर अभी सॉइल के अंदर बचा हुआ है, उस पॉइंट पे जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। फिर प्लांट्स ने वाटर एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, स्टार्ट करते करते प्लांट्स ने जो भी कैपिलरी वाटर था सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब जो वाटर बचा वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर बचा है सिर्फ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होगा उसको बोला जाता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो इसमें पूछा है कि यूजफुल सॉइल मॉइस्चर प्लांट्स के लिए कौन सा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यूजफुल सॉइल मॉइस्चर होगा, जो कि गिवन है ऑप्शन डी में, डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट विद इन द रूट जोन ऑफ प्लांट्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में पूछा है कि सॉइल का वो कौन सा स्टेट है जिसपे प्लांट्स हैं वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए। तो ए में गिवन है मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट। मैक्सिमम सैचुरेटेड पॉइंट पे तो सारा का सारा वाटर अवेलेबल होता है, तो ये नहीं हो सकता। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसके बाद प्लांट्स हैं वो बिल्कुल भी वाटर नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाते, जबकि क्वेश्चन में लिखा है सफिशिएंट। जितना ग्रोथ के लिए चाहिए उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, थोड़ा सा उनकी ग्रोथ में इफेक्ट आने लग जाएगा। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट भी नहीं हो सकता। अल्टीमेट यूटिलाइजेशन पॉइंट ऐसे कुछ डिफाइंड पॉइंट नहीं है, एक अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट जरूर है जो कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जैसा ही कुछ होता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे तो कोई सा भी यहाँ पे कुछ करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि नॉट
प्लांट्स फेल टू एक्सट्रैक्ट वाटर, सफिशिएंट नहीं लिखा होता तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हो सकता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में पूछा है कि कोई स्टैंडिंग क्रॉप है, उसके लिए कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर क्या होगा। तो कोई क्रॉप है, एक तो उसको खुद के मेटाबॉलिज्म की जो उसमें रिएक्शंस हो रही है उनके लिए पानी चाहिए होगा, उसके अलावा प्लांट की जो लीव्स है वहां से ट्रांसपिरेशन भी होगा, उसके अलावा जो आसपास की सॉइल है उसे इवेपोरेशन भी होगा। तो ये तीनों को कंबाइंडली हम बोलते हैं कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। और एक्चुअल में प्लांट में जो मेटाबॉलिज्म में जो वाटर यूज होता है वो तो रेयरली टोटल वाटर का 1% ही होता है। मेजर जो वाटर का यूज होता है वो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन में होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि क्रॉप्स का जो ट्रांसपिरेशन में यूज हो रहा है, इवेपोरेशन में हो रहा है, उसके अलावा जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो एडजेसेंट सॉइल से इवेपोरेशन हो रहा है जिसका, वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। इसमें पूछा है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर ए क्रॉप, कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर उसको किस में मेजर करते हैं हम। तो हम उसको मेजर करते हैं वॉल्यूम में भी कर लेते हैं कि इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर इस एरिया में हमें चाहिए होगा इरिगेट करने के लिए। हम इसको डेप्थ ऑफ वाटर की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जैसे कि कोई एरिया है 1 हेक्टर, 1 हेक्टर होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर। इसमें जो वॉल्यूम यूज हो रहा है वो है फॉर एग्जाम्पल 10⁵ मीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इसको अगर हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो डेप्थ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 मीटर। तो इस तरीके से हम डेप्थ ऑफ वाटर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फिजिकल अगर सिग्निफिकेंस देखा जाए कि क्या है, तो ये कुछ इस तरीके से है कि आपने मान लिया कि इतना अमाउंट ऑफ वाटर लिया, इस एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कितना डेप्थ ऑफ स्टैंडिंग वाटर होगा, वही होता है ये जो डेप्थ ऑफ वाटर हम कैलकुलेट करते हैं। तो डेप्थ ऑफ वाटर की टर्म में भी है, ए भी हो गया, बी भी हो गया। और कंजप्टिव यूज ऑफ जो वाटर है वो काफी बार अगर रेनी सीजन है तो कुछ अमाउंट ऑफ उसका रिक्वायरमेंट है वो प्रेसिपिटेशन से पूरा हो जाएगा, बचे हुए के लिए हम इरिगेशन कर देते हैं। तो सी भी करेक्ट है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में पूछा है कि जो इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन है वो क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल कुछ x mm ऑफ वाटर प्रेसिपिटेशन हुआ, बट प्लांट की रूट जोन में कितना स्टोर हुआ प्लांट के लिए तो वो ही यूजफुल है, उसके अलावा जो इनफिल्ट्रेशन में, इवेपोरेशन में जो लॉस्ट हो गया वो तो यूजफुल नहीं है प्लांट के लिए। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी होगा, वाटर अवेलेबल स्टोर्ड वाटर इन सॉइल विद इन रूट जोन ऑफ द क्रॉप, जो भी रूट जोन में स्टोर हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में एक मिस्टेक है, इसने पूछा तो है डेप्थ ऑफ राइस रूट जोन, बट जो आंसर की में आंसर दिया 90 सेंटीमीटर दिया है, जो कि डेल्टा जो डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है राइस के लिए वो होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लीजिए, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर राइस कर लीजिए, तो फिर आंसर जो 90 सेंटीमीटर है वो करेक्ट हो जाएगा। डेप्थ ऑफ जो राइस रूट जोन होता है 50 सेंटीमीटर के आसपास होता है, बट इस पे बेस्ट काफी कम क्वेश्चन है, ऐसे मुझे कोई क्वेश्चन दूसरी जगह नहीं मिले। जबकि डेप्थ ऑफ जो वाटर रिक्वायर्ड है वो काफी जगह आपको ये मिल जाएगा सेम टाइप का क्वेश्चन। आई थिंक यहाँ पे यही पूछना चाह रहा था। और डेप्थ ऑफ राइस रिक्वायर्ड, अगर डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर राइस, ये कहीं कहीं पे आपको 90 सेंटीमीटर मिलेगा, कहीं कहीं पे 120 सेंटीमीटर मिलेगा। तो अगर ट्रांसप्लांटेड राइस है तो 90 सेंटीमीटर होगा, अदरवाइज 120 सेंटीमीटर होगा। वैसे ऑप्शन में ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगे आपको, तो इन दोनों में जो भी ऑप्शन में हो वो आपको टिक करना है। तो यहाँ पे ये करेक्शन करना है, तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट गिवन है, स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट गिवन है और रूट जोन की डेप्थ गिवन है। हमसे पूछा है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कितना होगा। स्टोरेज कैपेसिटी से यहाँ से पे इसका मतलब है कि जो वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल है वो कितना होगा, और प्लांट्स के लिए अवेलेबल होगा फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूपी पे जो मॉइस्चर कंटेंट है उनका जो डिफरेंस होगा। अब ये डिफरेंस हमें मिल रहा है परसेंटेज में, इतना परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, इसको डेप्थ ऑफ वाटर में हमें कैलकुलेट करना है। तो मॉइस्चर कंटेंट और डेप्थ ऑफ वाटर की फॉर्म में एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है।
आप लिख सकते हो फटाफट। मॉइस्चर कंटेंट आपको सॉइल से पता होगा कि होता है mw अपॉन ms, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स, या फिर इसकी जगह वेट का भी रेशियो भी ले सकते हो आप। अब अगर dw डेप्थ ऑफ वाटर है, डेप्थ ऑफ वाटर मतलब स्टैंडिंग डेप्थ ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर, इट मीन्स जो भी एरिया है उसमें अगर उस वाटर को स्प्रेड करें तो ये डेप्थ होगी, ये 10 सेंटीमीटर होगी। 10 सेंटीमीटर की डेप्थ तक यहाँ पे पानी भर जाएगा। तो अगर 10 सेंटीमीटर की डेप्थ तक पानी है, एरिया ए है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा dw इंटू एरिया। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमें चाहिए मास, तो हम इसको रो w से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहो तो आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला याद रख सकते हो। इसके बाद नीचे आएगा मास ऑफ सॉलिड्स, जहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ सॉइल का वेट लेना है, तो इसलिए ड्राई यूनिट वेट यहाँ पे गिवन होता है। तो ड्राई यूनिट वेट 1.5 है, स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट। और स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट मतलब ये काइंड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो दोनों का रेशियो होता है। रो एस अपॉन रो डब्ल्यू का रेशियो 1.5 है, तो रो एस हो जाएगा 1.5 इंटू रो डब्ल्यू। तो एम एस के लिए यहाँ पे डेप्थ हम लेंगे जितना रूट जोन की डेप्थ है, क्योंकि वो सॉइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उतनी सॉइल के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो डेप्थ और रूट जोन आ गया, कैपिटल डी से मैं इसको डिनोट कर रही हूं। इंटू कर देंगे हम 1.5 इंटू रो डब्ल्यू इंटू एरिया। एरिया ए था, डेप्थ ऑफ जो रूट जोन है वो जैसे कि यहाँ 80 सेंटीमीटर गिवन है, तो ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोइल का वॉल्यूम आ गया। इसको मैंने रो डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सोइल का मास आ गया, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो होगा रो डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी इंटू ये 1.5 है, मैं यहाँ पे इसको जी लिख देती हूँ। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट कुछ भी ये क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी मॉइस्चर कंटेंट के कोरस्पॉन्डिंग डेप्थ ऑफ वाटर निकाल सकते हो। और अब हम निकालेंगे फील्ड कैपेसिटी के कोरस्पॉन्डिंग डेप्थ ऑफ वाटर, पीडब्ल्यूपी के कोरस्पॉन्डिंग डेप्थ ऑफ वाटर, और इन दोनों का डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जस्ट हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, 0.25 रख दिया, डी की जगह 0.8 रख दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह 1.5 रख दिया। तो फील्ड कैपेसिटी के कोरस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन बनी, मॉइस्चर कंटेंट के कोरस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन बनी। इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो ये जो डीडब्ल्यू आएगा, ये स्टोरेज कैपेसिटी है, जो अवेलेबल वाटर होगा वो आएगा। यहां से डीडब्ल्यू आ जाएगा 0.10 इंटू 1.5 इंटू 0.8, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। मीटर में आएगा तो कन्वर्ट कर लेंगे, तो आ जाएगा ऑप्शन सी। इस कंसेप्ट पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और इतना इजी है कि एक बार अगर आप समझ लोगे इस कंसेप्ट को, तो आपको बार बार उसको पढ़ने की, रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इवन ये फॉर्मूला भी आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सोइल का फॉर्मूला था, मॉइस्चर कंटेंट का, उससे आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 11th है, काफी अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और काफी बार इस टाइम के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जिनमें कि मल्टीपल एफिशिएंसीज गिवन है, और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और जो लॉसेज है उनको एक साथ ऐड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जो एफिशिएंसी इंडिविजुअल है उनसे टोटल एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको उनको मल्टीप्लाई करना होगा, और ये मल्टीप्लीकेशन है, ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, या फिर जो लॉजिक है इसके पीछे का वो समझ के भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर स्टोरेज में आपके पास था। इस पानी को आपको यहाँ खेत के जो कैनाल का आउटलेट है वहां तक लाना है, और फिर यहाँ पे फील्ड में इरिगेट करना है। अब कन्वेंस लॉसेज है वो 20% है, मतलब यहाँ 100 मीटर क्यूब पानी था, तो 20% तो लॉस हो गया, 80% ही कैनाल आउटलेट तक पहुंचेगा। तो 100 इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा 80 मीटर क्यूब। तो 80 मीटर क्यूब ऑफ वाटर है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसके बाद इस 80 मीटर क्यूब में एफिशिएंसी है वो इरिगेशन वाली 80% है, तो 20% अगेन इसमें से लॉस होगा,
और जो प्लांट की रूट जोन में स्टोर होगा वो 80 मीटर क्यूब का 80% होगा। तो अगेन 80 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, तो 64 मीटर क्यूब अमाउंट ऑफ वाटर है वो रूट जोन में स्टोर होगा। तो हमने बेसिकली क्या किया, 100 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया, इसको अगेन 0.8 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो 20% लॉस हो रहे हैं वो बचा जो यहाँ पे 80 है इसके 20% लॉस होगा। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटरिंग है वो 16 सेंटीमीटर है, जो कि फील्ड में हमें पानी चाहिए वो 16 सेंटीमीटर है। एफिशिएंसी है वो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 इंटू 0.8, तो टोटल एफिशिएंसी आ गई 0.64। 0.64 इक्वल होगा जितना डेप्थ ऑफ वाटर फील्ड में चाहिए, दिस जो रूट जोन में स्टोर होना चाहिए, डिवाइडेड बाई जितना डेप्थ ऑफ वाटर कैनाल आउटलेट पे होना चाहिए। तो डी यहाँ पे आ जाएगा 16/0.64, ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। काफी बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि 16 ऊपर आएगा या डी ऊपर आएगा। तो एफिशिएंसी हमेशा 1 से छोटी होगी अगर फ्रैक्शंस में हम लिख रहे हैं तो, और जो छोटी वाली कम वाली क्वांटिटी है, जो आउटपुट है वो ऊपर आएगा, जो इनपुट है वो हमेशा नीचे आएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में पूछा है कि सीरियल क्रॉप्स के लिए मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड इरिगेशन का मेथड कौन सा है, तो ये होता है चेक मेथड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13 में पूछा है कि कोई स्टैंडिंग क्रॉप है और फील्ड है वो एंडुलेटिंग सैंडी फील्ड है, तो बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन कौन सा होगा। तो जहां पे भी एंडुलेटिंग फील्ड होता है वहां पे सरफेस इरिगेशन पॉसिबल नहीं होता है। अगर सरफेस इरिगेशन से हमें इरिगेट करना है तो काफी सारा जो अर्थवर्क होगा, लेवलिंग वगैरह में काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और स्पेसिफिकली अगर सैंडी फील्ड है तो इसकी परमेबिलिटी काफी ज्यादा होगी। तो सरफेस इरिगेशन मेथड होते हैं उनमें अगर बहुत ज्यादा परमेबिलिटी है तो वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाता। तो इन दोनों रीजंस की वजह से बेस्ट जो मेथड होगा वो स्प्रिंकलर मेथड होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि स्प्रिंकलर इरिगेशन से कुछ भी आपको लेवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 में डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है इरिगेशन मेथड्स के रिगार्डिंग, और पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। स्टेटमेंट ए में गिवन है कि फ्री फ्लडिंग जो इरिगेशन है इसमें एक एंड पे हम या एक कॉर्नर पे फील्ड के हम वाटर को अप्लाई करते हैं और पूरे फील्ड में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लास्ट में उसको ड्रेन आउट कर दिया जाता है जो बचा वाटर है। बी में गिवन है कि चेक मेथड ऑफ इरिगेशन है, इसमें फील्ड को हम छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और इनको फिर वाटर पहुंचाया जाता है, तो ये भी करेक्ट है। सी में गिवन है कि फेरो इरिगेशन में जो वाटर है वो रो ऑफ प्लांट्स के बीच में एक फेरो के फॉर्म में सप्लाई किया जाता है, तो ये रो ऑफ प्लांट होगा यहाँ पे, और बीच में एक फेरो होगा जो एक गड्ढा सा बना होगा जो कि जो वाटर चाहिए इरिगेशन के लिए उसकी सप्लाई करेगा। तो सी भी करेक्ट है, तो आंसर हो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन 15 में पूछा है कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो एक होता है जीसीए ग्रॉस कमांडेड एरिया, जिसमें कि वो सारा एरिया आता है जहां पे जो भी कैनाल है उसका वाटर है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। बट ये सारा का सारा एरिया ये कल्चरेबल नहीं है, ये इरिगेट करने लायक नहीं है। जैसे कि कुछ पॉपुलेटेड एरिया है, अब वहां पे हम कल्टीवेशन नहीं करेंगे, या फिर जैसे कि कुछ पॉन्ड वगैरह बने हुए हैं, तो ये सारा का सारा एरिया है जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो ये होता है अनकल्चरेबल एरिया। जीसीए में से अगर हम सारा अनकल्चरेबल एरिया घटा देंगे तो बचेगा सीसीए कल्चरेबल कमांडेड एरिया। इस सीसीए में भी हम काफी बार ऐसा करते हैं कि सारा एरिया इरिगेट नहीं करते हैं, जैसे कि रबी सीजन में हमने इसका 80% एरिया वो इरिगेट किया, खरीफ सीजन में इसका 90% एरिया इरिगेट किया, या फिर ये परसेंटेज हम एनुअल बेसिस पे भी निकाल सकते हैं कि एनुअली जो टोटल सीसीए था कल्चरेबल कमांडेड एरिया, इसका ओनली 10% है वो हमने छोड़ा और 90% हमने इरिगेट किया, तो एफिशिएंसी इरिगेशन इंटेंसिटी हो जाएगी 90%। जो परसेंटेज है वो इरिगेशन इंटेंसिटी होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे इसने एनुअली लिखा है बट ये सीजनली भी कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16।
होती है, जैसे कि ये कोई माउंटेन है और ये रिज लाइन है, ये वाली लाइन रिज लाइन है, तो इसके अलोंग अगर कैनाल अलाइन की गई है तो वो दोनों साइड में इरिगेट कर सकती है एरिया को, इधर का एरिया भी इरिगेट कर सकती है, इधर का भी कर सकती है, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। और रिज लाइन जैसा ही कुछ वाटर साइड लाइन होती है जो कि दो वाटर साइड के बीच में बाउंड्री होती है, जैसे कि यहाँ पे ये जो लाइन है इसके इधर जो वाटर फॉल होगा वो एक अलग वाटर साइड का पार्ट होगा, एक अलग कैचमेंट एरिया का पार्ट होगा, इधर जो वाटर फॉल होगा वो दूसरे कैचमेंट एरिया का पार्ट होगा। तो इसका रिज लाइन भी हो सकता है, तो आपको वाटर साइड लाइन भी मिलेगा आंसर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिज लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। इसमें पूछा है कि जो वाटर लॉक्ड एरिया है, जिनमें बहुत ज्यादा पानी भर चुका है, जिनका वाटर टेबल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, वहां पे वाटर को ड्रेन करने के लिए हम जो कैनाल बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो इनको ड्रेन ही बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रेन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। इसमें पूछा है कि वो कैनाल जो कि आइस फेड पेरिनियल रिवर्स से वाटर लेती है उसको क्या बोलते हैं? तो पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती है जिनमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, और ऐसा इसलिए होता है कि रेनी सीजन है तब तो पानी आ रहा है, जब रेनी सीजन नहीं है तो आइस मेल्ट हो रही है और उससे पानी है वो रिवर्स में आ रहा है, तो थ्रू आउट द ईयर पानी अवेलेबल रहेगा रिवर में, तो इस रिवर को बोलते हैं पेरिनियल रिवर, और इससे जो कैनाल वाटर लेती है उसको बोला जाता है पेरिनियल कैनाल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की आदत नहीं होती सारे ऑप्शन पढ़ना, और जैसे उन्होंने परमानेंट कैनाल पढ़ा तो उसको टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में पूछा है कि अगर फ्लड की सिचुएशन बन रही है रिवर में, तो उस फ्लड वाटर को डाइवर्ट करने के लिए कौन सी टाइप की कैनाल कंस्ट्रक्ट की जाती है? ये होती है इनंडेशन कैनाल। इसमें वाटर तभी आएगा जब रिवर में फ्लड की सिचुएशन बन रही है, ये किसी स्टोरेज से वाटर नहीं लेती है। फ्लड की सिचुएशन है तो कैनाल में वाटर आएगा, अदरवाइज कैनाल में कोई वाटर अवेलेबल नहीं होगा और उसमें कोई कंट्रोल्ड फ्लो नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 20 में पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस सेट करना है हमें कैनाल सिस्टम के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं। तो कैनाल के जो पार्ट्स होते हैं इसमें सबसे पहले आता है हेडवर्क। क्वेश्चन 20 में पूछा है कि कैनाल सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो किस सीक्वेंस में कनेक्टेड होते हैं। तो इनमें सबसे पहले होता है हेडवर्क। जैसे कि कोई रिवर है और इस रिवर में फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक डाइवर्जन हेडवर्क बनाएंगे और यहाँ पे एक हेड रेगुलेटर दिया जाएगा। हेड रेगुलेटर का पर्पज है कि ये कैनाल में जो फ्लो हो रहा है वाटर का उसको कंट्रोल करेगा। इसके बाद पानी आता है, ये आता है मेन कैनाल में। मेन कैनाल वाटर सप्लाई करता है ब्रांच कैनाल को। ब्रांच कैनाल से पानी जाता है मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में और मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से जाता है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में। तो ऑप्शन जो अवेलेबल है उनको देखें। ए में गिवन है हेडवर्क के बाद डिस्ट्रीब्यूटरी, तो हेडवर्क के बाद जो आती है वो मेन कैनाल है, तो ए गलत हो गया। बी सी दोनों ही पॉसिबल है। डी में गिवन है हेडवर्क के बाद ब्रांच कैनाल, तो ये भी कैंसिल हो गया। इन दो में अगर देखें तो हेडवर्क फिर मेन कैनाल, थोड़ा सा इसने स्पेसिंग प्रॉपर नहीं दी है। हेडवर्क के बाद मेन कैनाल, फिर ब्रांच कैनाल, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर माइनर, और यहाँ पे लिखा है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। तो मेजर और माइनर हम दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूटरी बोल सकते हैं। अगर हम मेजर को डिस्ट्रीब्यूटरी बोले मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी के बजाय, तो मेजर आएगा, उसके बाद में आएगा माइनर, सबसे लास्ट में आएगा वो माइनर होगा, इतना हमें कंफर्म है। और सबसे लास्ट में माइनर आ रहा है इस वाले में, बी वाले में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।